नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। ये टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये 10वां सेट है। इससे पहले ऑलरेडी चैनल पर 9 सेट अपलोड हो चुका है, जिसे मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया है। ये सभी वीडियो आपके बीपीएससी सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पे कुल मिला के 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है और इनमें से 50 प्रश्नों में 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के भी हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी घर बैठे रह के कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आपको लिस्ट दिख रहा है, ये मॉक टेस्ट 9 जो हमारा पिछला मॉक टेस्ट था, उसमें जो टॉप 5 रैंकर थे तो वो है अविनाश शाह, राकेश कुमार, सोनू कर्ण, प्रिया चंदन, हर्षवर्धन, पल्लवी, शक्ति, गौतम उपाध्याय। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मॉक टेस्ट 9 में काफ़ी अच्छा रैंक हासिल किया है। तो ये सभी हमारे पेड मेंबर है। अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे पेड ग्रुप जुड़ने के लिए तमाम जानकारियाँ दिख रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद में इसके बारे में सोच सकते हैं कि आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम सीधे प्रश्न पे आएंगे। जो प्रश्न की प्रकृति होती है वो हूबहू एकदम से बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तरह होगी। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा और 50 प्रश्न है। आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि कम से कम आपका 35 प्रश्न सही हो। अगर आप 35 प्रश्न से कम सही करते हैं तो यहाँ पर आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी नहीं मानी जाएगी। 35 से अगर आपका ज़्यादा सही होता है तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। और प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मॉक टेस्ट 10 है। मैं प्रत्येक प्रश्न को पढ़ूंगा, उसके बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और इस बीच आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? काफ़ी इजी प्रश्न है। पहला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यहाँ पे हमारा पहले का आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो दूरी हमारा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में है दूरी। तो इस प्रकार जो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न हैं इस सेट मैंने अरेंज किया है, ये आपके बीपीएससी ही नहीं बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए बिना स्किप किए हुए आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपको मदद करेगा। तो अगला प्रश्न जो है, सफ़ेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सफ़ेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा वर्ण विक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सफ़ेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ की गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। किसी पदार्थ की गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का इनमें से कौन सा है? चौथा का सही आंसर होगा चंद्रमा। एक लौता उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो 5वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खगोलीय दूरी या खगोलीय इकाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि इस सेट में अधिकतर जो प्रश्न हैं वो साइंस सेक्शन से लिए गए हैं और उसके बाद 40 प्रश्नों के बाद 10 प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स के हैं। तो मोस्टली जो प्रश्न है इसमें साइंस से ही लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 21%। और नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%। तो आप ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भूकंप मापी यंत्र इनमें से क्या है? किसके जरिए भूकंप को मापा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। चलिए, वायु के दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? देखिए यह प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा। माफ कीजिएगा, ये गलती से ऐसा हुआ है। किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। ये प्रश्न अभी कुछ देर पहले भी आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? एक वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में। एक वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसके बाद अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, एल्युमिनियम के अयस्क का क्या नाम है? कई बार मैंने आपको बताया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एल्युमिनियम के अयस्क का क्या नाम है? इस प्रश्न का आंसर होगा बॉक्साइट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो सीसा का अयस्क है वो है गैलेना और एल्युमिनियम बॉक्साइट। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध सोडियम धातु कैसे प्राप्त की जाती है? शुद्ध सोडियम धातु कैसे प्राप्त की जाती है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग किया जाता है? शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा चालक के रूप में। शुद्ध सिलिकॉन का प्रयोग चालक के रूप में किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कार्बन के कितने अपरूप हैं? कार्बन के कितने अपरूप हैं? तो कुल मिला के 11 अपरूप हैं कार्बन के। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सा फास्फोरस वातावरण में जल उठता है? कौन सा फास्फोरस वातावरण में जल उठता है? 14 नंबर प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीला फास्फोरस। पीला फास्फोरस वातावरण में जल उठता है। तो अब ध्यान देंगे, इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंधन है? कौन सा बंधन होता है? आंसर होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच कोवेलेंट बंधन होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोवेलेंट। नेक्स्ट प्रश्न है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक हो परंतु उसकी संरचना अलग हो क्या कहलाता है? बताइए आंसर क्या होगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र एक हो परंतु उसकी संरचना अलग हो क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइसोमर। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक हो परंतु उसकी संरचना अलग हो आइसोमर कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सैफोनिफिकेशन। सैफोनिफिकेशन यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैफोनिफिकेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है? परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है? तो आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
बताइए आंसर क्या होगा। अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट होगा। अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए इनमें से किसी चीज़ का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि अम्ल और क्षार का परीक्षण लिटमस पेपर के द्वारा किया जाता है। लिटमस पेपर होगा इसका करेक्ट आंसर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। आप नोट कर लीजिए, अम्ल और क्षार का परीक्षण लिटमस पेपर के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अल्कोहल में उपस्थित समूह है। अल्कोहल में उपस्थित समूह इनमें से क्या है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि OH। अल्कोहल में उपस्थित समूह है OH। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, भारी जल का सूत्र क्या है। काफी इजी प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारी जल का सूत्र है D2O। आप सभी को पता है H2O होता है जल का सूत्र, जो सामान्य जल होते हैं, और भारी जल का सूत्र होता है D2O। आप इसे दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 46। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों का अवशोषण कौन सा अंग करता है। जो आप खाना खाते हैं, खाने में अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो आपके बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो विषैले तत्व की श्रेणी में आते हैं, उसका अवशोषण शरीर के किस अंग के द्वारा किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों का अवशोषण वृक्क के द्वारा किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृक्क। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है। हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा लोहा। हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति लोहा से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, एनीमिया का लक्षण क्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एनीमिया का लक्षण क्या है। 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ढीली एवं सिकुड़ी हुई त्वचा। एनीमिया का लक्षण है ढीली एवं सिकुड़ी त्वचा। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग करता है। जो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल करता है, तो ये कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.22%। हरे पौधे सूर्य प्रकाश की 0.22% ऊर्जा का उपयोग करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग के किस कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंग के किस कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, बताइए ध्वनि तरंग से किस कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परावर्तन। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट प्रश्नों में से एक प्रश्न है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि ये सोनार है, तो सोनार जो समुद्र में छुपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। अगला प्रश्न है, रेल की दो पटरियों के बीच
थोड़ी खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ी खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा के दौरान प्रसारण हेतु। रेल की पटरियां पे जब ट्रेन चलती है तो वो उष्मित होकर गर्म हो जाता है और ये प्रसारित होती है, यानी कि फैलती है। तो पटरियों के बीच थोड़ी जगह इसलिए छोड़ी जाती है कि फैलने के बाद वो रिक्त स्थान को भरे, ताकि पटरी किसी प्रकार से मुड़े ना। इस वजह से दो पटरियों के बीच थोड़ी सी खाली जगह भी छोड़ी जाती है, ऊष्मा के दौरान प्रसारण हेतु। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? 41 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, डीडीटी इनमें से क्या है? डीडीटी इनमें से क्या है? तो 32 का यहाँ पे देखेंगे, डीडीटी इनमें से कीटनाशक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डीडीटी इनमें से कीटनाशक है। डीडीटी का छिड़काव किया जाता है कीटनाशक दवा के रूप में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट्रियम। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्रियम। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की होती है? बताइए, काफी इजी प्रश्न है, कौन सी गैस हवा से हल्की होती है? तो 34 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमोनिया। अमोनिया गैस जो यहाँ पे ऑप्शन में है, ये हवा से हल्की होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? तो आंसर होगा हीरा। हीरा एक तत्व है। इन सभी ऑप्शन में से हीरा एक तत्व है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का आंसर होगा, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स चैडविक। 37 नंबर प्रश्न है, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिल में। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र या पटना। पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र है, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो हालांकि इसके बारे में मैंने इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा था कि कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किसने पूरा किया था, तो मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश ने। लेकिन यहाँ पे प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो नींव रखी थी, कुछ कार्य भी हुआ था और कुछ कार्य बाकी था, लेकिन उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक चल बसे, तो उसके बाद इल्तुतमिश ने बचे हुए कार्य को पूरा किया था। तो कुतुब मीनार को बचे हुए कार्य को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि नींव किसने डाली थी, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और कुतुब मीनार दिल्ली में है, जबकि चार मीनार हैदराबाद में है। ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के ग्रंथकार कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बुद्ध चरित्र के ग्रंथकार कौन है?
तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे 40 प्रश्न थे, ये सभी प्रश्न लगभग जीएस सेक्शन से थे। और यहाँ पे अब जो 41वां प्रश्न है ये अब करंट अफेयर्स के हैं। ध्यानपूर्वक बताइएगा सभी प्रश्नों का आंसर। तो हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा निसर्ग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, निसर्ग। और इसी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक तूफान तबाही मचाए हुए था जिसका नाम था अम्फान। तो दोनों को याद रखना है, पश्चिम बंगाल अगर उड़ीसा की बात रहेगा तो अम्फान, और महाराष्ट्र अगर गुजरात की बात रहेगा तो निसर्ग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? मिशन फतेह अभियान कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य ने शुरू किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। हमारे सभी वीडियो को आप निरंतर इसी प्रकार से देखें, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। तो हालांकि यहाँ पे इस प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह योजना का शुरुआत किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीबी जॉर्ज। हाल ही में कुवैत में भारत का नया राजदूत सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह भी काफ़ी चर्चे में है। सैलून और ब्यूटी पार्लरों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने को मंजूरी दी है? किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की मंजूरी दी है? काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। इसी का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की मंजूरी दी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसी हाल ही में फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा रवीश कुमार। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? 16 जून से 4 एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। आंसर होगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, हस्ताक्षर से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के दौरान कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा पैट्रिक पिचेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पैट्रिक पिचेट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है?
बताइए इसका आंसर क्या होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है। इसका आंसर क्या होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूटान, और भूटान की राजधानी है थिम्पू। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के 50 प्रश्न थे। 50 प्रश्नों में अपने से कितने प्रश्नों को सही हल किया, कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहें तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर पेड ग्रुप से जुड़ने की तमाम जानकारियाँ दी गई है। आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसका फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।